या तो आप माइंड से दुखी हैं तो आपका गट खराब होगा, और गट से दुखी है तो माइंड खराब होगा। 100% होगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद रात को नहीं आ रही है, या बीच में अगर रात को नींद टूट रही है और फिर दोबारा नींद नहीं आ रही, समझ लीजिएगा कि आपके माइंड के जो केमिकल्स हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये खराब हो चुके हैं और इनको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ गट है। जब आपके फंगल इन्फेक्शन आपको बढ़ रहा है, स्पेशली लेडीज में कई बार उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूटीआई हो रहा है, तो कभी फंगल इन्फेक्शन है, समझ लीजिएगा कि इनकी आंतों में फंगस बन चुकी है, जिसको हम सीफो नाम देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इसके बाद अगर लेडीज के बाल ज्यादा गिर रहे हैं, समझ लीजिए उनका गट खराब हो। जब भी ये बैक्टीरिया हमारे पास नहीं होता आंतों में, उस समय आपके बाल, आपकी स्किन ये खराब होगी, लेकिन एक चीज़ और खराब होगी, आपके रिश्ते, क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है जो आपके अंदर लव केमिकल को पैदा करते हैं, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अभी याद रखिएगा, अभी सेकंड ब्रेन कह रहे हैं, अगले 10 साल बाद इसे फर्स्ट ब्रेन कहेंगे, आप देख लेना, ये मेडिकल साइंस कहेगी। बहुत कुछ छुपाया जा रहा था इसके लिए, अब तो एक खुल गया, पिटारा खुल चुका है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई जेनेटिकली इशू है हेयर फॉल का, या कोई बड़ी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये कहीं से पास से आ रहा है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको भी होगा। यू कैन कम्प्लीटली टेक केयर ऑफ दैट। वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन मिली है अब हमें तक। जिस चीज़ को आप खा रहे हैं, जिस वीट को आप खा रहे हैं, जिस पपीते को आप खा रहे हैं, जिस एप्पल को आप खा रहे हैं, कभी गौर से पड़ेगा ये क्या, और जितनी आप चीज़ें और पी खा रहे हैं जो आपको लगता है कि ये नेचुरल है, याद रखिए कि वो नेचुरल नहीं है, उसे हम GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब हम पैदा होते हैं हमारा वेट होता है 8 पाउंड, भैंस के बच्चे का होता है 40 पाउंड से 60 पाउंड। हमारी उम्र होती है 80 साल, उसकी होती है 8 साल। हम 21 साल में मैच्योर होते हैं, वो 2 साल में मैच्योर होते हैं। हाउ कैन यू से कि वो मिल्क हमारे लिए बने? आप देखिएगा, अगर आप इसमें कैल्शियम बहुत है तो गांव के लोगों के सबसे ज्यादा आपको दांत खोखले मिलेंगे दूध पीने वालों। तो आपकी इम्यूनिटी बर्बाद होगी, आपके पास सीरोटोनिन नहीं बननी, आपका प्यार का केमिकल नहीं बनना, आपका सोचने का केमिकल एंडोर्फिन्स नहीं बनना, जो जिसको आप पेन किलर कहते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा तो प्यार खत्म है, आप सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो आप हर जगह, आपको मूड खराब रहेगा, है ना। और मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप इस 180 डेज प्लान को साथ में करना चाहते हैं, मैं करने वाला हूँ, इट इज माई प्रॉमिस सर, मैं डेफिनेटली अगले 180 दिन ये करने वाला हूँ आपके साथ। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक जानदार पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन आज हम करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि शायद हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था माइंड एंड गट कनेक्शन। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आया नहीं था कि माइंड और गट का कनेक्शन होता क्या है, इसका इतना डीप कनेक्शन क्यों है। क्योंकि कई बार हम जब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं या अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हम अपने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी गट के बारे में नहीं बात करते हैं। और मेरे को धीरे धीरे पता चला कि गट हमारा दूसरा माइंड, दूसरा ब्रेन होता है। तो आज इसी पर डिटेल में बात करने के लिए आज हम इस किताब के बारे में, माइंड एंड गट कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये आज जो बात करने जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर इनसे बेहतर पर्सन नहीं हो सकता। ये आप इनको चाहे आप NLP एक्सपर्ट बोल दीजिए, NLP मैन ऑफ इंडिया बोल दीजिए, इंडिया में कौन NLP लेकर आया वो बोल दीजिए, माइंड गट कनेक्शन के ऊपर इनसे बेहतरीन बात, इनसे डीप बात कोई नहीं कर सकता। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार दोस्तों। सर मैं बहुत खुश हूँ। पहला हमने पॉडकास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किया था, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा माइंड गट कनेक्शन के बारे में थोड़ी बात की थी हमने वहाँ पर, हाँ। और सच में उस पॉडकास्ट को सर बहुत प्यार मिला। 8-9 लाख व्यूज़ हैं, शायद मेरे ख्याल से 1 मिलियन पहुँचने वाले हैं उसके जल्दी से। और मैं ये मानता हूँ कि शायद ये जो टॉपिक है, ये इसकी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, बिकॉज ये हमारी, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। यस। और आपका सर इसमें मुझे बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन चाहिए ताकि सभी लोगों को ये किताब या ये जो कनेक्शन है, माइंड और गट कनेक्शन जो है, ये समझ में आ सके सर। देखिए, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये भी किसी ने हमें अट्रैक्ट किया है इस चीज़ के लिए। हम तो ये मानते हैं हर बार कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए पर्पज, और ये पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं या आप सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं लोगों को, इतना प्यार मिलता है आपकी बातों से। जहाँ तक माइंड गट का सवाल है कि हमारा गट क्या है, पहले तो हमें ये जानना होगा हमारा माइंड क्या है और क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है।
बेसिकली जब मैं खुद कुछ परेशानियों से गुजर रहा था, बचपन में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। माइग्रेन से शुरू हुआ था जो ट्रॉमा की वजह से था, उसके बाद मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हुआ, ठीक है ना। मैंने माइंड की टेक्निक को सीखा, वहाँ से ठीक किया। पर मैंने जब आगे बढ़कर इन 30 सालों में लोगों को देखा तो मैंने कुछ एक लक्षण पाए, और स्पेशली वो लक्षण इंडियन यूथ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और मैंने पाया कि उन लोगों के पास जो ब्रेन में जो केमिकल होते हैं उनकी कमी है, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो उनके लक्षणों को मैंने स्टडी किया और वो 10 लक्षण मैंने या 11 लक्षण पाए। और मैंने कहा यार, हर फैमिली में जो आज प्रॉब्लम आ रही है यूथ को या फिर कपल्स को, यंग कपल्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसको आगे पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर माइंड के साथ कहीं और कुछ तो गड़बड़ नहीं है। तो कई बार लोग कहते थे जी ये पास्ट लाइफ को कोई कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक हो सकता है। फिर पता चला है कि हमारा गट ही इसका रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो लक्षण हमारे यूथ में आ रहे हैं, अगर हम उन्हें स्टडी करना शुरू करें, मैं बताना शुरू करूं, तो पाएंगे कि आपका जो गट है उसके अंदर अपने आप में एक पूरा ब्रेन है। वहाँ पर जो ब्रेन के अंदर आपकी ब्रेन सेल्स हैं और जैसे वो रिसीव करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल वही आपके गट के अंदर हैं। इसीलिए यहाँ इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भी नर्व हैं और यहाँ पर भी न्यूरॉन है जो यहाँ पर हैं। और कमाल की बात यह है कि आपके गट के अंदर न्यूरॉन ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर 100 ट्रिलियन, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी सेल हैं उसका करीब करीब 2 गुना 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। और उन बैक्टीरियाज की खास बात यह है कि वो डायरेक्टली आपके माइंड के साथ कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, और वो कनेक्टिविटी वेगस नर्व के द्वारा बनाए हुए हैं। और वेगस नर्व को हमारे लोग बहुत सारे जानने शुरू कर दिया। यानी कि अगर कोई चीज़ आप सोचते हैं तो वो वेगस नर्व के द्वारा आपकी गट तक जाती है, हार्ट पर भी जाती है, किडनी पर भी जाती है। इसे हम इफिरेंट मैसेज कहते हैं, EERENT, इफिरेंट। और जब हमारा गट से या बॉडी से जो इंफॉर्मेशन हमें जाती है, मान लेते हैं आपने कुछ भी खाया और वो आपकी गट को पसंद नहीं आया, ठीक है ना, आपकी जीभ को पसंद आया, आपने शुगर खाई, जीभ को पसंद आई, ठीक है ना, लेकिन आपके गट बैक्टीरिया ने उसको लाइक नहीं किया। इमीडिएटली वो इसी वेगस नर्व के द्वारा वापस मैसेज भेजेगा आपके माइंड को, जिसे हम एफेरेंट मैसेज कहते हैं, AFFERENT। इधर से इफिरेंट है, इधर से एफेरेंट है। क्या आप जानते हैं कि जो वेगस नर्व है, जिसके ऊपर अभी ऋषि मुनि बहुत पहले काम कर चुके हैं, अभी बहुत कई लोग बोलते हैं इसके ऊपर, मैंने इसको भी बहुत स्टडी किया, किसी अलग बात उस पर करेंगे। आपका जो वेगस नर्व है, यानी कि वहाँ पर न्यूरॉन है, वहाँ पर केमिकल्स ट्रेवल करते हैं। थॉट को हम जब केमिकल्स में बदल देते हैं तो हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरॉन्स में, यानी कि नर्वस सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आप 80% जो वेगस नर्व है वो बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को देती है, और बॉडी में अगर जरा सा भी कुछ अनवांटेड चीज़ है तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, और माइंड फिर उसको दोबारा मैसेज भेजता है कि वी आर नॉट ओके। और एक कनेक्शन बन जाता है कि या तो आप माइंड से दुखी हैं तो आपका गट खराब होगा, और गट से दुखी है तो माइंड खराब होगा। 100% होगा, 100% होगा। अगर मैं आपको उन लक्षणों की बात करूं अमित, तो मैं अपने यूथ को बता रहा हूं। नंबर 1, शुगर क्रेविंग जब भी आपको ज़्यादा हो रही है, समझ लीजिएगा कि आपके पेट के अंदर जो बेहतर गट बैक्टीरिया थे उनकी कमी हो गई है, और इसे हम डायबोसिस कहते हैं, यानी कि सिम्बियोसिस का उल्टा। इसे हम सीबो नाम की बीमारी भी कहते हैं, जो डॉक्टर्स हमें कई बार बताना चाहिए, बता नहीं पाते क्योंकि वो भी बिजी हैं। और हम सिर्फ गट को ये मानते हैं जी कब्ज हो गया और दस्त लग रहे तो थोड़ा पेट खराब है और चूर्ण खा लेते हैं। ये लोग नहीं जानते कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। गट के साथ कभी मत खेलिएगा। गट के साथ अगर आप खेल रहे हैं, कभी कोई चूर्ण खा लिया, कभी कोई परगेटिव खा लिया, कभी कोई लग्जेटिव खा लिया, कभी आप कॉन्स्टिपेशन में बिना मतलब कुछ ऐसी दवाई खा ली कि कॉन्स्टिपेशन खत्म करो, आप अपने गट का सत्यानाश कर रहे हैं। याद रखिएगा। नंबर 2, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद रात को नहीं आ रही है, या बीच में अगर रात को नींद टूट रही है और फिर दोबारा नींद नहीं आ रही, समझ लीजिएगा कि आपके माइंड के जो केमिकल्स हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये खराब हो चुके हैं, और इनको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ गट है। माइंड उन्हें यूज करता है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर
खुशी के हार्मोन निकल रहे हैं अमित, तो याद रखिएगा वो खुशी के हार्मोन कौन निकाल रहा है? आपका गट बनाता है उसको। और गट में भी मैं यहाँ पर दो चीजें रखूंगा। पेट के बाद, यानी कि जब पेट शुरू होता है वहां पर हमारा HCl की कमी गड़बड़ करती है, उसके बाद छोटी आंत है और वो बड़ी आंत है। और बड़ी आंत जिसको हम रियली में गट बैक्टीरिया जहां पर रहते हैं, आपके पास डू यू नो कि आप करीब करीब 1.5 किलो जो है सिर्फ बैक्टीरिया है आपकी बड़ी आंत में। अगर हम उनको खत्म कर देंगे तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एकदम से 1.5 किलो वजन कम कर लेंगे। कभी हमने इन गट बैक्टीरिया के ऊपर काम ही नहीं करा। जब मैंने इसके ऊपर काम करना सोचा तो मुझे पता चला कि यार कितनी प्रॉब्लम आ रही है हमारे यूथ के ऊपर। ये तो सारा का सारा माइंड एंड गट कनेक्शन है, और मैंने देखा इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैंने ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं NLP के साथ जहाँ मैं माइंड के ऊपर काम कर रहा हूँ और एक बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ, तो मैं लोगों को लंबी उम्र देने के लिए, उनके मूड स्विंग हो रहा है, वो कई बार रात भर पड़े रहते हैं, एक कमरे में पड़े रहते हैं आइसोलेटेड करके, ये सब गट है। याद रखिएगा ये सब गट है। उनकी डिज़ायर ख़त्म हो रही है अपने काम के लिए, रिश्तों के लिए। वो पूरी तरह से एक डुअल पर्सनैलिटी में कई बार जी रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जी रहे हैं। याद रखिएगा ये सारा का सारा गट प्रॉब्लम है जो माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। माय गॉड, मतलब एक्चुअली, लेकिन कई बार क्या कोई आम आदमी इसको जो मेडिकल नॉलेज नहीं रखता है या जो किताबें इतनी नहीं पढ़ता है, उसके लिए ये समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि उसे कभी पढ़ाया नहीं गया। लेकिन अगर मैं आपको 10-12 सिम्टम दूं तो आप हर आदमी के साथ रिलेट कर सकते हैं। पहली चीज, जब भी आपको खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है, हाँ, समझ लीजिए आपका माइंड एंड गट कनेक्शन खराब हो चुका है। नंबर 2, जब आपको कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया हो रहा है, जिसे आप IBS कहते हैं, ठीक है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स या सिम्टम जो भी है, ठीक है ना। जब भी आपको एक्ने हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, हाँ, जब भी आपके पास रेक्टल इचिंग हो रही है, जब भी आपको ADHD हो रही है कि आप रिएक्टिव बहुत हो गए हैं, समझ लीजिएगा कि आपका गट खराब हो चुका है। माइंड अब उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रादर माइंड कंट्रोल्ड हो रहा है। इसके बाद जब आपके फंगल इन्फेक्शन आपको बढ़ रहा है, स्पेशली लेडीज में जब फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है कि कई बार उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, UTI हो रहा है, तो कभी फंगल इन्फेक्शन है, समझ लीजिएगा कि इनकी आंतों में फंगस बन चुकी है, जिसको हम सीफो नाम देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इसके बाद अगर लेडीज के बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, स्पेशली लेडीज में, समझ लीजिए उनका गट खराब कर लिया उन्होंने, चाहे वो कैसे भी किया हो। क्यों किया हो ये भी मैं बता दूंगा, ठीक कैसे करना ये भी बता दूंगा। इसके बाद अगर आपको सुबह उठकर फटीग हो रही है, यानी कि सुबह उठते हुए आपकी एनर्जी गायब हो रही और आपको ऐसा लग रहा है मैं थका थका सा हूं, आज मन नहीं कुछ करने का, अगर आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं कि यार कई बार आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये लगता है कि दुनिया मेरा गलत फायदा उठा रही है और मैं असर्टिव नहीं रहा हूं, याद रखिएगा आपका गट बैक्टीरिया खराब है। और एक बात बताऊं मैं अमित, आपके गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। कभी भी गूगल कर लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। जब भी ये बैक्टीरिया हमारे पास नहीं होता आंतों में, उस समय आपके बाल, आपकी स्किन, ठीक है ना, ये खराब होगी। लेकिन एक चीज़ और खराब होगी, आपके रिश्ते, क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है जो आपके अंदर लव केमिकल को पैदा करते हैं, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। समझ गए मेरी बात? और कभी हमें ये छोटी सी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप इन गट बैक्टीरिया को ढंग से समझना शुरू कर दें तो आप अनलिमिटेड बीमारियों को, और मैं ये कह रहा हूँ अनलिमिटेड नहीं, अगर मैं कहूँ कि आपका गट ही है जो सिर्फ 90% जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, आपका गट है जो आपके सारे बी कॉम्प्लेक्सेस को बनाता है। अगर आपका गट खराब हो गया, खराब कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपके पास कोई बी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा आपके अंदर। बी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आपका दिमाग हमेशा फोगीनेस में रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा, मारपीट करोगे, काम करने को मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो बी कॉम्प्लेक्सेस है वो आपके ब्रेन के लिए बेहद जरूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। आप कहेंगे मैं बाहर से खा लूँगा, बाहर से खाने का मतलब है बॉडी उस बाहर से, कभी भी आपकी बॉडी आउटसाइड इन ट्रीट हील नहीं होती है, इनसाइड आउट होती है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर सप्लीमेंट सब काम करते
तो इसका मतलब है पैसे वाले तो सबसे ज्यादा हेल्दी रहा करते। सही बात, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं देखूं मेरे गांव के लोगों को, तो मेरी उम्र अब 65 की है, मैंने तो उस समय को देखा, 3 जनरेशन देख लिया ऑलमोस्ट। मैंने सबसे ज्यादा चेंजेस देखे लाइफ में, जहां पर लोगों को कुछ नहीं खाने को मिलता था और वो अभी भी जिंदा है कई लोग उनमें से। गोट माई पॉइंट। तो जब भी आप अपने लाइफ के एक बेहतरीन लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आप अगर गट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका पैसा, आपकी इंट्यूशन, आपके इंस्टिंक्ट, आपके डिसीजंस, आपकी इम्यूनिटी, आपके रिश्ते, ठीक है ना, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता माइंड के साथ, आपके गट के साथ भी जुड़ी हुई है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आई थिंक जब मैंने किताब पढ़ी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया था। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया तब भी थोड़ी बात हुई थी, तो भी मेरे को ये मैंने रिलेट करना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया था, माइंड गट। लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हम देख रहे हैं, उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि जो हमारे गट का कोई भी कनेक्शन माइंड से होता है, और जो ये सारी चीज़ें बोली, हमारी जो इंट्यूशन है, इंस्टिंक्ट है, या हमारे रिलेशनशिप भी हमारी गट की वजह से इम्पैक्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। Yes, I'm sure people are not aware of this. Yes, very true. मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने गट एंड माइंड एंड गट कनेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मेरा एक सवाल था, और ये सवाल कभी आप भी पूछिएगा। मैंने अपनी जनरेशन में देखा है कि एक समय था जब हमारे गांव में इतने लोग बीमार नहीं हुआ करते थे। उनको नहीं पता था डायबिटीज़ क्या है, वहाँ लेडीज़ को नहीं पता था कि थायराइड क्या है, उन लोगों को नहीं पता था सोराइसिस क्या होती है, कैंसर डर लगने लगा था जब बाद में हमने लोगों को सुना कि भाई ऐसी कोई बीमारी है। उन लोगों ने कभी बी कॉम्प्लेक्स के लिए कोई मेहनत नहीं करी है। सही बात तो है कि उन्हें बी कॉम्प्लेक्स या B12 खाने के लिए कभी मीट भी नहीं मिला। समझ गए मेरी बात? और उनके पास कोई कमी नहीं थी, उनके रिश्ते बहुत बढ़िया थे, उनकी टॉलरेंस बहुत अच्छी थी। जब मैंने देखना शुरू किया कि आखिर हमारे माइंड के साथ ऐसा क्या गेम खेला गया है, तो पाया गया कि जो बैक्टीरिया अब से 50 साल पहले हमारे पेट में थे, उनकी संख्या 10,000 थी, उनकी जाति स्पीसीज 10,000 थी। स्पीसीज 10,000 थी। 10,000 तरह के होते हैं, और उनमें से 60% बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, जिनको आपके साथ षड्यंत्र करके मारा जाता है कि ये साबुन लगाइए, ये क्रीम लगाइए। जब मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे 7 महीने पूरे हो चुके हैं साबुन लगाए हुए। आई थिंक मैं काला भी नहीं पड़ा हूँ। नहीं, आप तो मैं तो बोल रहा था आप ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। ग्लो इसलिए कर रहा हूँ, बोला था आपको, क्योंकि मैं इन बैक्टीरिया को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने पहला काम किया कि जितनी भी हमारी इम्यूनिटी है उसका 95% अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी है, तो आप अपनी स्किन के बैक्टीरिया को बचा कर रखें। मैं स्किन को बैक्टीरिया को कौन मारता है, जब मैंने पढ़ा तो हमें पता चला कि ऐड देखते हैं एक साबुन का, नाम तो मैं नहीं ले सकता, कि ये आपकी स्किन के 98% बैक्टीरिया को मार देता है और 2 को नहीं मारता। पता है वे 2 कौन से हैं? जो बेकार के हैं, और जो 98 कौन से हैं? वो बढ़िया वाले। ये याद रखिएगा। जब मैंने इस काम को किया तो लोगों ने मुझे एक ही बात कही कि सर आपकी स्किन और आपके बाल बेहतर होते जा रहे हैं। मैंने कहा यस। उन्होंने कहा क्या लगाते हो? मैंने कहा एक ही चीज़, कि जितनी चीज़ें लगाने की थी वो मैंने फेंक दी हैं। ये 10,000 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और इनकी टोटल पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन होती है। 100 के बाद 13 जीरो लगेंगी, और इनका हमारे साथ एक रिश्ता होता है कि तुम मुझे जगह दो रहने की और मैं तुम्हें सेहत दूंगा। जब हम पैदा होते हैं तो ये बैक्टीरिया हमें अपनी मदर से मिलते हैं। स्पेशली उन बच्चों को इनकी अधिकता होती है जो नेचुरल डिलीवर होते हैं। जब बच्चा बाहर आता है मदर के कोख से, तो जो वेजाइनल स्वैब होता है वो उसकी स्किन पर लगता है, होठों पर लगता है। याद रखिएगा ये डिवाइन मोमेंट है। जिन बच्चों की डिलीवरी सिजेरियन हो रही है, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि उनको बैक्टीरिया नहीं है। एक दूसरी किताब है द सुपर गट, राइट, ठीक है ना, उसकी राइटर ने लिखा है कि जब उनकी बड़ी बेटी सिजेरियन हुई तो ये प्रॉब्लम आई कि उसका बिहेवियर बढ़िया नहीं था, यानी कि उसको कोई डिप्रेसिंग इशू थे, मन पढ़ाई में नहीं लगता था, ADHD की वो पेशेंट हो गई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उन्होंने पाया कि उसको बैक्टीरिया तो गया ही नहीं मेरे से, ये तो बहुत नुकसान हो गया। तो जब दूसरी बच्ची उनको डिलीवर हुई, वो भी सिजेरियन ही होनी थी क्योंकि पहला बच्चा ऐसा होता,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर से, अपनी गायनिक से बोला कि आप बढ़िया सी कॉटन, मतलब स्टेलाइज्ड कॉटन से वेजाइनल स्वैब इकट्ठा करें मेरा और मेरे बच्चे की पूरी बॉडी पर लगाएं, इंक्लूडिंग नाक, आँख और उसका मुंह। एंड दैट गर्ल इज़ फार बेटर इन ऑल द टर्म्स, यानी कि उसकी ग्रोथ अच्छी रही, मेंटल ग्रोथ। अगला सेंटेंस आप सुनेंगे तो बहुत चौंक जाएंगे अमित कुमार जी। वो ये है अमित भाई के 1980s में जब हमारे पास एकदम से न्यूट्रिएंट आए, एक बार से अवेयरनेस आई दवाइयाँ खाने की, और हमने नए नए एंटीबायोटिक खाने शुरू कर दिए, ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया की टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 10,000 से घटकर 2,000 रह गई है प्रजाति, सिर्फ 2,000 प्रजाति स्पीसीज रह गई हैं। हाँ, ओके। और उधर पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये गट बैक्टीरिया अपनी स्पीसीज खोते जा रहे हैं हमारे अंदर, और ये हमारे अंदर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जब इनकी पॉपुलेशन कम होती है तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग सभी बीमारियां जिनकी हम बात अभी कर लेंगे। तो ये बेसिकली गट बैक्टीरिया, इनका हमारे साथ एक ताल्लुक बना हुआ है कि आप हमें जगह दो तो ये अंधेरे में पड़े हुए हैं बड़ी आंत में, और वहाँ पर ये आपके लिए क्या करते हैं तो आप चौंक जाएंगे। ओके। ये वहाँ पर आपके लिए विटामिन B12 बनाते हैं, वो सभी वाइटमिन्स बनाते हैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जिसमें सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस केमिकल भी है उसका 95% सिर्फ बड़ी आंत में बनता है। ओके। और वहाँ पर अगर बैक्टीरिया नहीं है वो, तो फिर वो नहीं बनेगा। और ये बैक्टीरिया को कौन मार रहा है पता है आपको? आपका लाइफ स्टाइल, जो आप चीज़ें खा रहे हैं और रोज़ाना जो हर चीज़ पर आप दवाई खा लेते हैं। अगर आपने साल भर में 2 बार एंटीबायोटिक खा लिए किसी भी वजह से, तो समझ लीजिएगा कि आपने अपने गट को खराब कर लिया है। अब साल में 2 बार बोल रहे हैं लोग, तो बहुत रेगुलर खाते हैं, इसीलिए वो बहुत नुकसान में है। उन्हें मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके। और या कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो कहते हैं बीमार हूँ मैं, तो मैं 2 ही बात पूछता हूँ, जब ये बीमारी हुई थी उस समय आप किस माहौल से गुजर रहे थे? तो वो कहते हैं मैं किसी ग्रीफ से गुजर रहा था, किसी टेंशन से गुजर रहा था। मेरे पास बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं जो मुझे तंग करती हैं। और फिर मैं धीरे से कहता हूँ आपके गट की हालत क्या है? उन्होंने कहा बिल्कुल बेकार है, कभी दस्त लगते हैं, कभी कब्ज रहता है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ना तो वहाँ बैक्टीरिया है और ना ही यहाँ पर थोट है, और उसके बाद भी आपकी बॉडी जीना चाहती है। कमाल की बात यह है कि हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो कभी मरना नहीं चाहती, वो कभी बीमार पड़ना नहीं जानती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस का एक रूल है जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिस का मीनिंग होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को तंग ना करें और उसे वो चीज़ दे दें जो उसको ज़रूरत है, उसमें बैक्टीरिया भी है, याद रखिएगा, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना। और मुझे इस एग्जाम्पल को देते हुए गर्व हो रहा है। मैंने जनवरी में, यानी कि आज हम अक्टूबर में कर रहे हैं, तो करीब 8 महीने पहले मैंने इसको छोड़ दिया था, 9 महीने पहले साबुन लगाना। और अचानक मुझे वायरल आता है, और मुझे वायरल कई बार आता था जबकि मैं उसे हैंडल कर लेता था। लेकिन वायरल से पहले मेरे पूरी बॉडी टूटती थी 4-5 दिन, मुझे लग जाता था कि वायरल आएगा, और फिर 5 दिन वो परेशान करता था। कई बार मुझे दवाई भी लेनी पड़ती थी, पैरासीटामोल वगैरह, पर मैं जानता था कि ये बहुत खतरनाक है मेरे बैक्टीरिया के लिए। इस बार मैंने जनवरी में कुछ नहीं किया। जब मुझे वायरल आया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रहा। अच्छा, ओके। मैंने मैंने पूरा खाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर रहा, गर्म पानी पर और नारियल पानी पर, और या फिर साइट्रस यानी कि मौसम्बी के जूस पर। अच्छा। घर पे अपने आप ही बनाता था। मेरे बच्चों ने कई बार कहा कि नहीं दवाई खाओ, अब कितना टेम्परेचर, अब कितना है? तो मैं जानता था कि अब मेरी बॉडी जो टेम्परेचर बना रही है, टेम्परेचर इज़ ए वेरी गुड साइन कि आपकी बॉडी अब पॉजिटिव रिएक्शन दे रही है। और मैंने करीब 15 दिन तक अपनी बॉडी को हील करा, ठीक है ना। उसके बाद, उससे पहले मैंने साबुन लगानी बंद कर दी थी धीरे धीरे। उसके बाद मुझे मई में, इसी मई में मैं ऋषिकेश गया, और वहाँ पर मैं गंगा जी में बैठ रहा बहुत देर तक। तो मुझे शायद हल्का सा फिर जैसे ही मैं घर आया तो मुझे लगा कि मुझे बुखार हो रहा है, वायरल हो रहा। कैन यू बिलीव कि मुझे वायरल वो कितनी देर चला? सिर्फ 36 घंटे वो वायरल चला। मुझे वो पीक पर गया और मैंने कोई दवाई नहीं ली। अब तक मुझे कम से कम 1-2 बार फिर वायरल आना चाहिए था, नहीं आया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना।
मेरे बालों की ग्रोथ लोग बताते हैं कि बढ़ रहे हैं, जब मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज मैं अपने बॉडी के बैक्टीरियाज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, माइंड को जानता हूँ, और सबको ये जानना चाहिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था जो सबके लिए, एक किताब में लिखा था अमित कि इस 21वीं शताब्दी में जितना ऐड आपके चारों तरफ चल रहा है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये कर लो ये करो ये खाओ, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर यू आर ए फूल। अगर आप अब खुद के डॉक्टर नहीं हैं तो आप एक बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अब आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। मैं कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाता हूँ, मैं 1 घंटा जुम्बा कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई बाहर का कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता हूँ। सही बात तो यह है कि मैं कोई बी कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेता हूँ अब तो। और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये इसका प्राइमरी कारण क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है, या बाहर का खाना है, या मेंटल स्ट्रेस भी है? मेंटल स्ट्रेस नंबर 1 है। जब भी आपकी मेंटल स्ट्रेस, आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहेंगे, मतलब आपके पास बेकार यहाँ पे स्ट्रेस पड़ी है, वो पेनफुल मेमोरी हो सकती है। आपका फ्यूचर आपको लग रहा है कि ख़राब हो गया, जॉब नहीं रहा, ठीक है ना, आपको लगता है कि पड़ोसी के पास बड़ी कार है कि मेरे पास नहीं है आपकी, तो इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहीं नहीं रहती है। दिस इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू योर वेगस नर्व। ये इन्फॉर्मेशन आपकी वेगस नर्व के द्वारा, VN कहते हैं जिसको, ठीक है ना, वेगस नर्व के द्वारा जो सब पूरी बॉडी में है, ये हर एक अंग पर जाती है, इवन आपकी किडनी पर भी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपने ब्रेन, 3 ब्रेन पर जाती है। पहले ब्रेन ये हो गया, दूसरा ब्रेन आपका गट है, तीसरा हार्ट है। इसको आज हम नहीं बात करते, गट पे ही करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके बैक्टीरिया को जाती है, आपकी आंतों को जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंतों के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम बैठा हुआ है, जो इमीडिएटली अगर आपकी गट की लाइनिंग खराब होगी तो उसे एकदम से रिपेयर करता है, ठीक है ना, वो रिपेयरिंग बंद हो जाती है, आपको लीकी गट हो जाती है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस है वो ट्रेवल जब करती है वो आंतों पे जाती है, और वहाँ पर जो गट बैक्टीरिया हैं, जो जिनका काम था आपके लिए 24/7 काम करना, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतना ही नहीं होते, आप यकीन नहीं करेंगे और आप चौंक जाएंगे। अभी याद रखिएगा, अभी सेकंड ब्रेन कह रहे हैं, अगले 10 साल बाद इसे फर्स्ट ब्रेन कहेंगे, आप देख लेना। ये मेडिकल साइंस कहेगी। बहुत कुछ छुपाया जा रहा था इसके लिए, अब तो एक खुल गया, पिटारा खुल चुका है। समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही आप गट के ऊपर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। माइंड से जा रहा है स्ट्रेस से। करेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपकी पूरी बॉडी में 23,600 शायद 80 जीन है, उसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। और आपके जो गट में है वहाँ पर 20 लाख जीन्स हैं। यानी कि अगर आप जेनेटिकली किसी बीमारी को लिए घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने गट बैक्टीरिया, जिसको आप माइक्रोबियोम कहते हैं, हाँ, ठीक है ना, जिसको आप माइक्रोबियोम कहते हैं, अगर आप इसको ही ठीक कर लें तो आप उस जेनेटिक लेवल पर आया हुआ एक्सप्रेशन उसे बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये डॉक्टर, ये किताब कह रही है और ये डॉक्टर ने लिखी हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई जेनेटिकली इशू है, हेयर फॉल का, या कोई बड़ी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये कहीं से पास से आ रहा है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको भी होगा। यू कैन कंप्लीटली टेक केयर ऑफ दैट। वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन मिली है आप हमें तक, कि जेनेटिकली अगर ये है तो आप उस जीन को कभी भी बदल सकते हैं। कभी आप एक उस आदमी को पढ़िए ना जिन्होंने इपीजेनेटिक्स बनाई है। इपीजेनेटिक्स इज द न्यू साइंस ऑफ जीन। उन्होंने बताया है कि इपीजेनेटिक्स ये कहते हैं कि एवरी थॉट इज चेंजिंग योर जेनेटिक एक्सप्रेशन। आप जीन को नहीं बदल सकते। आप यूँ समझिए कि ये एक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड पर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है आई लव यू। तो मुझे आपके घर में लिखा है कि राम सर आई लव यू, तो मेरा एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही है। उसी पर आप लिखें घर बुला के आई हेट यू राम सर, तो मैं कहूँगा मैं वापस जा रहा हूँ। तो आपने बेसिकली वी कांट चेंज द वाइट बोर्ड बट वी कैन चेंज द राइटिंग। सो जीन बेसिकली नहीं बदलेगी, पर जीन एक्सप्रेशन हर थॉट के साथ बदला जाता है। तो बेसिकली हम जीन एक्सप्रेशन को भूल गए हैं। हर थॉट कैन चेंज योर जीन एक्सप्रेशन। आपकी जीन जो हैं वो डिफरेंट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा हैप्पी न्यू ईयर, तो बल्ब जलता है, पहले आएगा हैप्पी, फिर हैप्पी बंद हो गया, फिर न्यू, फिर वो बंद हो गया, फिर न्यू ईयर, फिर तीनों आएंगे, फिर नीचे आ वो ईयर आ गया। करेक्ट। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम बना रखा कि ये बल्ब इस टाइम एक्सप्रेस करेंगे अपनी लाइट को। यस और नो? बिल्कुल। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विद आवर जीन।
कि आप बीमार पड़ेंगे तो कोई एक्सप्रेशन, जो हेल्थ का एक्सप्रेशन था वो बंद हो गया कि हैप्पी न्यू ईयर में एन आ ही नहीं रहा तो हैप्पी न्यू ईयर रह गया। तो याद रखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो हमारा हेल्थ का एक्सप्रेशन था जीन्स का 30,800 का, वो बंद हो चुका है। आप उसको रीन्यू कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रूस लिप्टन कह रहे हैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में, और उन्होंने ही 1970 की दशक में ये जीन मैंने इसके ऊपर भी बहुत पढ़ा है। तो एवरी थॉट कैन चेंज योर जेनेटिक एक्सप्रेशन, एवरी यू कैन चेंज इट, एंड बाय टेकिंग केयर ऑफ योर गट, फिर तो मजा ही मजा है, बल्ले ही बल्ले। तो आपका पहला काम यह है कि आप अपने गट, पहले तो आप अपने सिम्टम को समझ लें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये करें जी मेरा वेट नहीं घट रहा है, मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है ना, मैंने खाना भी छोड़ दिया, मैंने डाइटिशियन भी लगा के देख ली, मैंने जुम्बा भी कर लिया, मैंने प्राणायाम भी कर लिया। याद रखिएगा, जब भी आपका वेट नहीं घट रहा है, समझ लीजिएगा आपने अपने गट के ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है, आपके गट बैक्टीरिया की वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, या उनकी स्पेसीज आपने ख़त्म कर दी है। जब भी आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, लेडीज़ में वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उनको यूटीआई बड़ा कॉमन है। हाँ। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों बीमारियां आपके गट से आ रही है। जितने लोगों को स्किन की डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन, याद रखिएगा वो इनकी स्किन पर नहीं है, वो उनके यहाँ पर एक बीमारी है जिसका नाम है सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। और ये कब होती है अमित? जब आपने कोई भी प्रोटीन खाई, ठीक है, प्रोटीन आपके पेट में गई। बेसिकली हम अधूरी जानकारी लेते हैं। हमारे कई बार जो मेंटोर होते हैं वो जिम ट्रेनर होते हैं, ठीक है ना, जिनको सिर्फ एक लिमिटेड विद ड्यू रेस्पेक्ट जानकारी है, उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ। याद रखिएगा, जब भी आप कोई प्रोटीन खाएंगे, चाहे वो लाइव एनिमल खा रहे हैं आप, या कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं, प्लांट प्रोटीन हो, कुछ कोई भी प्रोटीन आपने खा ली, पहला रूल है कि वो प्रोटीन जैसी आपके पेट में जाएगी तो जो भी आप खाते हैं तो इमीडिएटली आपका पेट एक चीज क्रिएट करता है, वो है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, HCl। अगर वो HCl लो है आपका, और लो क्यों है? क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, वो तो कंप्लीट स्ट्रेस पर है, ओके, ठीक है ना, वो मान लेते लो हो गया आप, तो अब आप क्या करेंगे कि उसे हाई एसिड चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन जो है एसिडिक मीडियम में पचता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप हाइड्रोक्लोराइड एसिड आपका लो हो गया, तो जितना प्रोटीन को चाहिए था उतना नहीं हुआ, और 3-4 घंटे में उसने चर्न करके पेट ने आगे फेंक देना है, छोटी आंत में दे देगा। छोटी आंत में वो प्रोटीन बेसिकली फंगस बनना शुरू हो जाती है। इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। अब आपको जितनी भी फंगस है, कभी आप कहेंगे कि सर में फंगस हो रहा है, कभी आप कहेंगे कि ऑटो इम्यून आ रही है, कभी आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत डकार आ रही है, कभी आप कह रहे हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कभी आप कहते हैं कि मुझे इचिंग हो रही है, एक्ने हो रहा है। ये सब आपको कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब, आपका पेट खराब हो गया। पर आप ये मानते हैं कि अब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं, पेट को साफ करें 7 दिन के अंदर। भैया कभी ना साफ करें पेट को, तो सारे बैक्टीरिया निकाल देगा। बैक्टीरिया निकल गए तो वो म्यूकस ही निकल गई, तो वो तो पाइप बन के रह जाएगा। एक पाइप नहीं है आपकी आंतें, आपकी आंतें बिल्कुल एक लाइव ऑर्गन है, वो आपकी बातें सुनता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बदल जाएगी, आप खुश हैं तो बढ़िया चल रही है। तो उस समय आपको क्या करना है यही नहीं बताया गया किसी ने। दूसरी बात, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये तो होगी सीफो। एक बीमारी है सीबो, जो 99% इंडियंस को हो चुकी है, लेकिन इसका नाम नहीं जानते। वो कहते बस कब्ज हो रहा है मुझे तो, ठीक है ना। और दूसरा आदमी कहता है कि जी दूध में मुनक्का डाल के पी लो, तीसरा कहता है कि जी त्रिफला खा लो। कोई गलत बात नहीं, त्रिफला तो मैं दूध को तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट केस हो गया दूध तो, ठीक है ना। कोई कहेगा कि ये गोली खा लो और पेट सफा कर लो, ठीक है ना। कोई ऐड देख लेंगे कि पेट को सफा करिए, और आप ले भी लेते हैं। और आप कितनी बड़ी गलती करें मैं बताता हूं। अगर आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया कम हो गए तो वो बैड बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, जो वहाँ 20% है, और उनके कंट्रोल से बैड बैक्टीरिया वापस ट्रेवल करते हैं, बड़ी आंत से वो छोटी आंत में आ जाते हैं, और छोटी आंत में वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगते हैं। और एक टाइम आता है कि जो गुड बैक्टीरिया 80% होने चाहिए,
और आपकी छोटी आंत में बैड बैक्टीरिया सिर्फ 20% होने चाहिए, वहाँ बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बन जाती है, ठीक है ना। और अब इसको हम सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और समझ लीजिएगा जब भी आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़े, एक बियर पीने की, दूसरा बर्गर खाने की, पिज़्ज़ा खाने की, चाउमीन खाने की, या फिर मीठा खाने की, समझ लीजिएगा 100% आप सीबो के पेशेंट हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया आपसे एक ही बात कहते हैं, ओए चल मीठा खा, ओए चल बर्गर खा, ओए चल चाय पी, और एकदम से आप पीते, कहते क्रेविंग हो रही है। आपको क्रेविंग नहीं हो रही है, ये बैड बैक्टीरिया। और जैसे ही आप मीठा खाते हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट या बियर पीते हैं, ये एकदम से अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा लेते हैं और फिर आपसे कहते हैं और लाओ। और आपके जो कम गुड बैक्टीरिया हैं वो तड़पते रहते हैं। आप उनको, आप किसी को पढ़ाए नहीं गए कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएं, किसी को ये नहीं पढ़ाए बचाए कैसे। और इनको आप 0 पैसे में आप अपने गट को ठीक कर सकते हैं। कैसे कैसे किया जा सकता है? मतलब जैसे स्पेशली जैसे जो आपने ये बात बोली ना अभी कि मीठे की क्रेविंग या फास्ट फूड की क्रेविंग, फ्राइड खाने की, चाय की, ये तो बहुत कॉमन है। हर किसी इंसान को घर में किसी न किसी चीज की क्रेविंग होती है। मैंने 99% लोगों को कह दिया है कि इंडियन सीबो के तो पेशेंट है। और सीबो का नाम मुझे लगता है कि अगर दर्शक देखेंगे तो कहेंगे ये तो पहली बार सुना है मैंने। बिल्कुल, हाँ। और कई लोगों को तो गुस्सा भी आएगा, ये कौन आ गया सीबो को लेकर, अभी तक तो हमें इससे ही परेशान थे, सीबो भी आ गई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पावर ऑफ गुड बैक्टीरिया। हमारी आंतों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो जानलेवा होता है, उसका नाम है सी डिफिसिल। डेफिसिल DEFICILE। सी डिफिसिल बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है कि ये आपके अंदर एक विशेष प्रकार की पेचिश करता है, दस्त लगा देता है। अच्छा। और ये जानलेवा तक साबित हो जाता है। कमाल की बात है कि आप कितने भी एंटीबायोटिक खा लें, ये अपनी शक्ल बदल लेता है उस टाइम जब तक ये एंटीबायोटिक रहता है। और जैसे एंटीबायोटिक पास हुआ, ये फिर अपने आप उसमें आ जाता है, ठीक है ना, अपनी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको सिर्फ और सिर्फ गुड बैक्टीरिया आपके कंट्रोल करते हैं। गुड बैक्टीरिया। जिन लोगों को सी डिफिसाइल नाम की बीमारी हुई थी, अब से 50 साल पहले, 50 से 55 साल पहले उनको एक ट्रीटमेंट दिया गया था। और उन सी डिफिसाइल के 96% लोग पहले दिन ठीक हो गए थे। डू यू नो हाउ? आप चौंक जाएंगे। उन लोगों को कि जिनको सी डिफिसाइल की बीमारी थी, और वो इवन याद रखेगा, इतनी नहीं, कोई सी भी बीमारी हो आपके पास जो आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी बेस्ड है, यानी कि कैंसर इम्यूनिटी बेस्ड है, ठीक है ना, सारी ऑटो इम्यून कंफ्यूज्ड इम्यूनिटी की बीमारी है, जितनी एलर्जी हैं वो ओवर एक्टिवेटेड इम्यूनिटी की बीमारी है, कैंसर डिक्रीज्ड इम्यूनिटी की बीमारी है, ठीक है ना। इसका सिंपली मीनिंग है कि आपकी जो 90% इम्यूनिटी आपके पेट से बननी थी वो नहीं बन रही। उनको एक इलाज दिया गया, वो इलाज आप चौंक जाएंगे। उन्हें हेल्दी लोगों के का स्टूल लेकर उनके हाथों में प्लांट किया गया थ्रू अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, डाउन टू अप, जिसको हम एनीमा कहते हैं। ओके, ये इस किताब में लिखा हुआ है, जब आगे पढ़ेंगे सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड विद इन फ्यू आवर्स याद रखिएगा, उनका वो जो बैक्टीरिया है वो कंट्रोल में आ चुका था, और ये 96% सक्सेस रेट था। ये बंद क्यों हुआ? सब लोग यही कह रहे भगवान जाने, क्योंकि ये तो 0 पैसे का था। ये तो 0 पैसे में था ना, क्या किसी का प्रॉफिट नहीं था उसमें? किसी का प्रॉफिट नहीं था, ठीक है ना। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, यहाँ पर भी साउथ के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने एक लेडी को जो उनका वेट घटकर 32 किलो रह गया था, स्टूल ट्रांसप्लांट किया, जिसको हम FMC कहते हैं, फीकल माइक्रोबियोटा ट्रांसप्लांट, FMT। इसे याद रखिएगा, आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। बहुत सारे जो वेलनेस सेंटर हैं वो सिर्फ ये बताएंगे आपको कि आप ये बीमार हैं, हाँ, कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ FMT करवाइए। माय गॉड। यानी कि हमारे पास उन हेल्दी लोगों का स्टूल अवेलेबल है, और ये अभी भी पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर हो रहा है कि हेल्दी लोगों को, और ऐड आया करते थे 50 साल पहले कि 9 बजे से सुबह 7 बजे से आप 9 बजे तक, और शाम को
हेल्दी पीपल आर रिक्वायर्ड, जिनको कोई HIV नहीं है, उस टाइम नहीं था। और उनके फीगल माइक्रोबियोटा ट्रांसप्लांट किया जाता था। इन बैक्टीरिया को माइक्रोबियोटा कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। जब आपको लगेगा कि सब चीज़ें खा ली और आपके पेट के बैक्टीरिया वहाँ पर है ही नहीं, तो आपको यही काम करना होगा। और क्या तरीके हो सकते हैं सर कि जैसे जो फाइट है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, जैसे एक चीज़ मुझे जो समझ में आई, जो इंग्लिश मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, हमारी बॉडी तो खुद बनाती है एंटीबायोटिक्स, लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं जिससे और वो किल होता है गुड बैक्टीरिया। और क्या ये जो डिफरेंस है ये आयुर्वेद के साथ भी उतना ही है, या होम्योपैथी के साथ भी उतनी है, या जो इंग्लिश मेडिसिन हैं ये एलोपैथी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, मैं तीनों से ही बचना चाहूँगा कोई भी जवाब देने से पहले। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। जिस चीज़ को आप खा रहे हैं, जिस व्हीट को आप खा रहे हैं, जिस पपीते को आप खा रहे हैं, जिस एप्पल को आप खा रहे हैं, कभी गौर से पड़ेगा ये क्या, और जितनी आप चीज़ें और खा रहे हैं जो आपको लगता है कि ये नेचुरल है, याद रखिए कि वो नेचुरल नहीं है। उसे हम GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर मैंने इसका आज सीक्रेट बता दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जब बनाया जा रहा था तो दो चीज़ों के लिए बनाया जा रहा था। एक इसलिए बनाया जा रहा था कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, और दूसरा हमें ऐसे व्हीट चाहिए था, ऐसे फल चाहिए जिनके ऊपर कम से कम बैक्टीरियल अटैक हो, बाहर से कीड़े लगे और वो फसलें खराब ना हो। तो इसके अंदर जब उनके जीन को मॉडिफाइड किया गया तो उसमें एक टॉक्सिन मिलाया गया, जिस टॉक्सिन का नाम है BT टॉक्सिन। BT टॉक्सिन। ओके। जब BT टॉक्सिन को मिलाया गया अमित, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किताब पढ़ लीजिएगा, रिसेट फैक्टर में डॉक्टर मैंडी पल्ज ने लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी प्लेयर थी, और उसने जब देखा कि गट खराब हो चुका है और उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसने एक किताब लिखी रिसेट फैक्टर। तो BT टॉक्सिन की एक खास बात थी कि उसने ऐसा ऐसी चीज़ क्रिएट कर ली अपने अंदर BT टॉक्सिन ने, कि वो जैसे ही उसके ऊपर कोई कीड़ा लगता था, तो जैसे ही वो कीड़े के अंदर जाती थी तो उसके आंतों को फाड़ देती थी, यानी कि वो गट एक्सप्लोडर था। और वही हम खा रहे हैं, और वो सब चीज़ों में अब देखिएगा, वो पपीते पहले वाले नहीं रहे, वो गन्ना भी नहीं रहा, वो गेहूं भी नहीं रहा, ठीक है ना, वो एप्पल भी नहीं रहे, वो चीज़ें ही नहीं रही पहले वाली। आप कहते हैं सर ये ऑर्गेनिक खेती है, पर बीज तो आप वही डाल रहे हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं और पेन किलर खा रहे हैं और एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ये सब आपके लिए बेहद नुकसान है गट बैक्टीरिया के लिए। इमरजेंसी में खाने पड़ेंगे, नो डाउट, भाई चाइल्ड बर्थ है या कोई एक्सीडेंट है, वहाँ तो ये जरूरी है। हमारे लिए एलोपैथी वरदान है अनडाउटेडली, क्योंकि एक्सीडेंट में और हमारे चाइल्ड बर्थ में इससे बढ़िया कोई वरदान नहीं है। सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारा गट बैक्टीरिया खराब हो गया तो इसे दोबारा कैसे ठीक करें, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो सबके लिए, शायद यहाँ पर मुझे कुछ लोग नाराज भी होंगे, 2-4 हेट कमेंट भी पड़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब मैं अपनी बीमारियों से जूझ रहा था, मेरे बाल गिर रहे थे, तब मुझे पता चला था कि जो मैं मिल्क का बड़ा शौकीन था। एक लंबा गिलास पिया करता था बचपन में, आज भी मुझे याद करते हैं गांव के लोग तो, ठीक है ना, और वो बड़ा गिलास हुआ करता था और उसके बाद में बढ़ा दिया करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, मिल्क इज़ नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, और मैंने दूध को एक तरफ से हटा दिया। सिर्फ मैं इतना लेता हूँ कि कहीं किसी के घर गया तो कभी मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, लेकिन पीनी पड़ जाती है कई बार, तो नाराज भी नहीं कर सकते, तो एक घूंट पी ली, इससे ज़्यादा नहीं। मैं पनीर नहीं खाता हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं दही भी नहीं खाता हूँ, और मैं क्या कहते हैं उसका कोई दूध की कोई चीज़ नहीं खाता, कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं, घी नहीं, दूध नहीं, सब। बिकॉज दूध के अंदर जो मॉडिफिकेशन किया गया, अगर वो दूध अब से 50 साल पहले होता तो मैं पीता था, लेकिन 50 सालों में दूध के अंदर एक चीज़ को मॉडिफाई किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है BCM प्रोटीन, BCM1। ओके, BCM1, उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन हुआ है। इसका नाम BC का नाम है, पूरी जनरल आदमी इसको कैसीन 1 कहता है, कैसीन A1, कभी भी देख लीजिएगा, कैसीन CAESIN, कैसीन 1A।
ठीक है ना, ये प्रोटीन का नाम है कैसीन A1, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो कैसीन A1 जो प्रोटीन है, याद रखिएगा, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका 86% जो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी करती नहीं है। ये सिर्फ 14% ही है डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी। मेटाबॉलिक को भी मैं ईजी कर देता हूँ। जो हमारी बॉडी है उसमें से सिर्फ 14% ही पचा पाती है। 86% ये प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर एज ए फॉरेन मटेरियल, एज ए केमिकल घूमती रहती है। और जब भी हमारी बॉडी ब्लड में कोई भी केमिकल होगा और कोई भी बैक्टीरिया होगा, तो वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को पहचानेंगे, उसे मार देंगी। लेकिन वो केमिकल को कैसे मारें? तो वो क्या करती हैं, या तो वो ओवर रिएक्ट कर देंगी, जिसको आप एलर्जीज कहते हैं, या फिर वो अपने आप मर जाएंगी, सरेंडर कर देंगी, जिसे हम सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे वायरल अटैक होते हैं या फिर हमें कैंसर होता है। जिन लोगों को कोई कैंसर होता है जिसकी इम्यूनिटी नहीं काम कर रही, गो टू माई पॉइंट, या फिर वो ऑटो इम्यून है, यानी कि वो कोई भी इम्यूनिटी, मेरे बालों की जड़ों के पास जो होस्ट इम्यूनिटी थी उसने मारना शुरू कर दिया। वहाँ तो गेस्ट थी, होस्ट तो बाल की जड़ थी, तो उन्होंने उसी को मारा, तो एलोपीसिया हो गया। थायराइड को मार दिया तो थायराइड होगी, स्किन को मारने लगे तो स्किन सोराइसिस हो गई। याद रखिएगा, द मैक्सिमम जो एलर्जीज हैं वो BCM1 की वजह से हैं। और वही मिल्क में मिल रही है, मिल्क में वही मिल रहा है। दूसरी बात, मिल्क के बारे में अगर बात करें तो जो चीज़ मुझे पता चली थी, मैं उसको फर्स्ट हैंड लेता हूँ। अगर मुझे आप कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं उसको लूँगा, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ा पढ़ूंगा या करके देखूंगा। आप मुझे कहते हैं राम सर पानी पीने से प्यास बुझती है, तो मैं मान लूंगा, लेकिन पानी पीकर मैं कंफर्म करूंगा। तो मैंने तभी मिल्क छोड़ दिया था 2000 में, करीब 24 साल हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे जो बदलाव आए वो मैजिकल थे। फिर भी उनमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब हम पैदा होते हैं हमारा वेट होता है 8 पाउंड, भैंस के बच्चे का होता है 40 पाउंड से 60 पाउंड। हमारी उम्र होती है 80 साल, उसकी होती है 8 साल। हम 21 साल में मैच्योर होते हैं, वो 2 साल में मैच्योर होता है। हाउ कैन यू से कि वो मिल्क हमारे लिए बना है? और असली मिल्क की जो जरूरत है ना, वो मदर के मिल्क की, वो कुछ एक दिनों की जरूरत है, उसके बाद जरूरत नहीं है। क्योंकि उस टाइम आपका जो मिल्क चाहिए पहला, वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप ही नहीं करता, बल्कि आपके गट बैक्टीरिया जो गए हैं उनको वो पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। जो मदर्स मिल्क है वो ज़रूरी है। जब मैंने मिल्क के बारे में ये पढ़ा, आप चौंक जाएंगे, किताब का रेफरेंस भी दे देता हूँ, कि जब एक बार करीब 2500 लोगों को 5 से 8 गिलास दूध रोजाना पिलाया गया, डॉक्टर के अंडर, ठीक है ना। किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, चैप्टर का नाम है द एनर्जी, राइटर है एंथनी रॉबिन्स। उस समय मुझे बहुत साइनस हुआ करता था, बहुत सर में दर्द होता था, बाल गिर रहे थे, ठीक है ना, डिप्रेसिंग था, मूड बहुत ख़राब रहता था। जब मैंने NLP से उसको ठीक कर रहा था तो मैंने सोचा कि यार मुझे और भी देखा, तो मैंने सोचा कि मिल्क को भी छोड़ के देखते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो करना था बॉडी को। तो उसमें डॉक्टर ने लिखा है कि इन 2500 लोगों को 3 साल बाद 2 चीज़ों की कमी पाई गई, एक कैल्शियम की और दूसरे कैल्शियम मिलता है, ऐसे बोलते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे, दूध में कैल्शियम होता है, पर वो आपको मिलता है नहीं मिलता इसका तुम्हें कैसे पता? ये तो वो वाली बात होगी कि आपकी हड्डी टूट गई तो फेविकोल पियो। ये कोई लॉजिक, हमारे बिना मतलब के लॉजिक्स हमारे अंदर। क्या बात। आपको मैं बताऊं, आपको एक चीज बताऊं, मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वेलनेस पे काम करते हैं, मैं और वो हमेशा बोलते हैं दूध के खिलाफ ही बोलते हैं। मैं तो अब गांव में भी दूध के खिलाफ बोलता हूँ, मैं तो अब छाछ भी नहीं पीता हूँ। बताऊँ एक चीज़ आपको, आप चौंक जाएंगे। जब आप दूध पीते हैं तो इमीडिएटली जो जैसे ही आप दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर दूध जो है एसिडिक रिफ्लक्स क्रिएट करता है, कंडीशनिंग क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एसिडिक, और बॉडी इमीडिएटली उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि कैसे इसको एल्कलाइन करूं या जीरो कर दूं, क्योंकि बॉडी कभी भी एसिडिक मीडियम में रहना नहीं चाहती। बिल्कुल सही, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो बैक्टीरिया को पाएगी, तो वो इमीडिएटली उसे एल्कलाइन बनाने के लिए, क्षारीय बनाने के लिए एक काम करेगी कि उसे कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। अब उसके पास 2 जगह कैल्शियम है, 3 जगह कैल्शियम है, मैं बताता हूँ, आपके दांतों में, आपकी हड्डियों में, और तीसरा आपकी सेल में।
लेकिन आपकी सेल में अवेलेबल है सिर्फ 1% ऑफ द कैल्शियम। 99% कैल्शियम है आपकी हड्डियों में और आपकी दांतों में। तो इमीडिएटली उस मोमेंट पर वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहाँ से लेगी? हड्डियों से नहीं, जो उसके लिए इजीली अवेलेबल हो, बहुत इजीली। हाँ। और इजीली अवेलेबल कहाँ पर है? में, आपकी सेल में। तो सेल से तो आपने कैल्शियम ले लिया। तो दूध पीने वालों को हमेशा कैल्शियम की कमी इसलिए पाई गई। इसीलिए आजकल सारे एथलीट कैल्शियम दूध को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अब वो क्या करेगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की अब कमी है, वो कहाँ से लेगी? अब आपके दांतों से या फिर आपकी हड्डियों से। आप देखिएगा अगर आप इसमें कैल्शियम बहुत है तो गांव के लोगों के सबसे ज्यादा आपको दांत खोखले मिलेंगे दूध पीने वालों के। ओस्टियोपोरोसिस जो बीमारियां हो रही हैं ना कि हड्डियां बिल्कुल खराब हो रही हैं, वो इसलिए हो रही है कि बॉडी कैल्शियम। अब आपको बताऊं, आपके दूध के साथ उसमें कैल्शियम बहुत है इस अनडाउटेडली, लेकिन जोड़ने के लिए तो फेविकोल में भी जोड़ने की शक्ति है। तो हड्डी टूटेगी तो फेविकोल पियोगे क्या? उसमें फॉस्फोरस बहुत है, और हमारी बॉडी कभी भी फॉस्फोरस के साथ जब भी कैल्शियम आएगा उसको कभी भी मेटाबोलाइज नहीं करेगी। और कैल्शियम के लिए जो आपका जो पागलपन है हम लोगों का, वो अनवारंटेड है। जब भी हार्ट अटैक पड़ता है, पता है डॉक्टर आपको क्या लिखता है? कभी फोन करके देखेगा अपने आपके बहुत सारे स्टूडेंट और फैन हैं डॉक्टर्स, उनसे कहेगा सर भी जब भी हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बाद जो भी कैल्शियम है वो बेसिकली इसके हार्ट का प्रॉब्लम है। तो आप बेसिकली जितना आप खाना खा रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप सांस बढ़िया ले रहे हैं, अगर आप हंस रहे हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं खेत में जाकर, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फालतू की चीज़ें खाने की। क्योंकि उसे बाहर फेंकने के लिए आपकी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गट के साथ दूध बिना मतलब आ गया ना। तो मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद क्या है नहीं है, लेकिन हमें अगर आप सिर्फ गट को बचा लेना, आपको सच बता रहा हूँ किसी बीमारी की आपके पास आ ही नहीं सकती। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कुछ दिन से एक दो वर्ड मेरे सामने आए कुछ महीनों पहले से, लैक्टोज इंटॉलरेंट। मैं क्या बड़ा फैंसी वर्ड है। और मैंने ना हमेशा से मेरे को चाय वगैरह थोड़ा बहुत पसंद है। वैसे तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, बट एक बार चाय मैंने दिन में पी ली। रायता खाने का बड़ा शौक है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करता था, मैं हमेशा कुछ किया नहीं, हाँ, बट हमेशा ऑब्जर्व किया आज तक 40 साल कि जैसे ही चाय पी, एक सिप, मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक सिप मेरे को गैस शुरू। रायता खाया, लंच किया, लंच में रायता है, गैस शुरू। उसके बाद मतलब एंड इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। मतलब कि ये नॉर्मल है, तो शायद ये होता ही होगा। जब ये वर्ड मेरे सामने आया तो मुझे लगा यार ये वर्ड बड़ा हुआ है, मैंने कहा पता कैसे चलेगा। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो किताबें पढ़ते हैं बहुत सारी, वो भी, तो मैंने वो थोड़ा आयुर्वेद भी जानते हैं, तो उन्होंने बोला था यार हो सकता है ये तेरे को ना आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है वर्ड का, लैक्टोज इंटॉलरेंट। एक काम कर, ये ना बंद करके देख। वैसे कोई तरीका नहीं है इसका जानने का, आई डोंट नो, मतलब जितना जानकारी उनको दी, उन्होंने कहा एक काम कर, अपने ना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एक हफ्ते के लिए बंद करके देख, और देख होता क्या है। सच में सर, इट्स बीन 3 और 4 months, मैंने दही, रायता, मिल्क, ये सब जैसे मैंने बंद किया, तब से मतलब मेरे को जो गैस का इशू था, जो कि बहुत नॉर्मल था, ये बिल्कुल बंद हो गया। मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और मैंने जब इसके बारे में और जान रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं कि इंडिया में 90-95% लोगों को यही इशू होता है, और लोगों को पता ही नहीं कि वो उनको इस तरह का कुछ इशू है। आपको एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जब मैंने दूध को छोड़ा तो उस एक बुक में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर आप साइनस के, नज़ले के, जुकाम के पेशेंट रहे हैं, या वायरल फीवर रेगुलरली आता है, तो अगले 3 महीने के लिए बस आपको एक नुकसान होगा कि आपको 5-7 हैंकी रखने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो रखिएगा। कि अचानक आप बैठे हैं और अचानक ऐसा लग रहा है कुछ निकला है, एंड यू विल गेट अ लंप ऑफ ब्लैक, आई मीन गार्बेज जो आपके हाथ लंग्स में है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अचानक मैं पढ़ा रहा होता था, क्लासरूम में होता था, स्टूडेंट सामने बैठे, तो अचानक लगा कुछ निकल रहा है, ठीक है ना, तो हम मुंह पे रखते ही थे। एंड सडनली आई यूज्ड टू सी के एक बड़ा आई मीन ऐसा लग रहा है कि समथिंग ब्लैकिश, इट्स नॉट इवन स्पूटम। वो कह रहा है कि जब भी आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी
आपके लंग्स में जो इतना भरा पड़ा है ये मिल्क का गार्बेज, वो आपको बाहर आएगा। आप लाइट फील करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतना नज़ले का, ये जिसको हम गांव में नज़ला ही कहते हैं, ठीक है ना, हमारे दर्शकों के लिए तो कॉमन कोल्ड वर्ड है, जुकाम वर्ड है या साइनस वर्ड है। इतना परेशान रहता था कि कभी विक्स लगा कर उसको गर्म कर रहे हैं, कभी तौलिया बांध के सो रहे हैं, कभी ओस से बच रहे हैं। सर जैसे ही मैंने दूध को छोड़ा, मेरी कोई सारी एलर्जी चली गई, सारी की सारी एलर्जीज चली गई, छींकें चली गई, सीजनल एलर्जीज चली गई। उधर मैं अपने माइंड पर काम कर ही रहा था कि मैं नए नए तरीके से अपनी इमेज को डाल रहा था। इट वाज ए मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अब लोगों से यही कहता हूँ। आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। मेरी ही एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, यंग लड़का है, वो वेलनेस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सब लोगों को एक वो दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे लिए वो रखी थी कि राम सर आप बैठना, बाकी लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि दूध से जो बनी हुई प्रोटीन है, स्पेशली वे, ठीक है ना, जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी शक्ल जो है हमारी कुछ एक सेल से मिलती है। यानी कि जो हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाती है, उसकी शक्ल और इस वे के पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर की शक्ल एक दिखाई गई। और ये सारी की सारी उसके बाद रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, जो भी उसका और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला स्ट्रक्चर होता है, और इसका देखिएगा। और उन्होंने कहा आप बालों की जड़ों का देखिएगा। और चौंकाने वाली चीज़ पाई कि वो वही था जो वे प्रोटीन में था। उन्होंने कहा कि देखिए अब जब आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं और वो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड आपके ब्लड में घूम रही है, तो आपकी इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करेगी। या तो वो सप्रेस हो जाएगी, या वो ओवर रिएक्ट करके उसे मारेगी। अब वो मारने के लिए वे को पहचान रही है, पर उसकी शक्ल जहां जहां मिलेगी, यानी कि उसके जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो भी तो मरेंगे ना। हाँ, ओके। आप इसीलिए देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत प्रोटीन खाते हैं उनके बाल गायब मिलते हैं। एक बात बताओ, जब हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है और आप प्रोटीन दे रहे हैं, तो फिर बाल क्यों उड़ रहे हैं? बालों को भी तो बायोटीन प्रोटीन ही तो है। यस और नो? उधर वो फिर आपके पैनक्रियाज की सेल को मार देती है, जिसे आप डायबिटीज 1 कहते हैं। गोट माई पॉइंट। आपकी बॉडी अगर वो प्रॉपर चल रही है तो आपकी, मैं अभी जो डिस्पेंजा की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि हमारी बॉडी की जो टोटल सेल्स हैं वो 1,40,000 तरह की प्रोटीन को हैंडल करते हैं, 40,000 को रेगुलेट करते हैं और 1,00,000 तरह की प्रोटीन बनाती हैं। यानी कि आपकी स्किन की सेल को पता है कि उसे कोलाजन या इलास्टिन बनानी है, आपकी मसल्स की सेल को पता है कि उसे एक्टिन बनाना है, आपकी बालों की सेल को पता है कि उसे बायोटिन बनाना है, आपकी इम्यूनिटी की सेल को पता है कि उसे एंटीबॉडी बनाना है, कि ये बैक्टीरिया आ गया, एंटीबॉडी की फटाफट इसको क्रिएट करो, और मारते हैं सब मिलकर। जब आप इतनी प्रोटीन बाहर से दे रहे हो, ठीक है ना, तो फिर ये क्यों, ये कहाँ गए आपके? वो ये नहीं समझते हैं कि आपकी आंतों में जो प्रोटीन जाते ही वो फंगस क्रिएट कर रही है, आपका गट भी खराब हो रहा है, आपका गट बैक्टीरिया भी खराब हो रहा है। उधर आपके अनवांटेड एक फॉरेन मेटल की तरह जो आपने खाया था, वो लीकी गट, अभी आपने वर्ड कभी मेरे से पूछे लीकी गट, आपकी गट लीक कर रही है सारा का सारा, तो आप पॉइजन न्यूट्रिएंट के साथ आपके ब्लड में जा रहा है। जो ब्लड में आपका पॉइजन गया, वो तो अब नेचुरली वही तो बीमारी करेगा जिससे लोग डर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक एक चीज, बेसिकली हम लोग समझते नहीं हैं, हम एक दूसरे को बस कहीं से भी कुछ लिया उसको हम एक ले लेते हैं। हाँ, मतलब हम तो एक वीडियो रेफर की, उसको बिना ज़्यादा जानकारी के उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला भैया प्रोटीन खाना ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए, तो लोग प्रोटीन खा रहे हैं बिना रेफरेंस के और बिना किसी स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन के, या बिना खुद नॉलेज को ग्रैब किए। कमाल की बात यह है कि हाउ कैन एन ऑब्जेक्टिव इवेंट बी गुड, इक्वल टू एवरीवन। आपकी हाथों की लकीरें अलग हैं, मेरी हाथों की लकीरें अलग हैं, मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है, आपका अलग है, इवन 2 ट्विंस का अलग है। एक 42 साल की उम्र में मोटा हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा। अगर जेनेटिक होता तो वो भी होता, क्योंकि दोनों में एक ही जीन है, राइट। लेकिन वो एक्सप्रेशन अलग हो गया। एक आदमी डिप्रेशन में हो रहा, ट्विन ब्रदर, एक क्यों नहीं हो रहा? अगर ये ऐसा है, एक को डायबिटीज हो रही, दूसरे को क्यों नहीं? तभी तो प्रॉब्लम आई है कि ये क्या हो रहा है। फिर अगर जीन एक है तो फिर वो एक टाइम पर ये क्यों नहीं बिहेव कर रही है? तो पाया गया ये जीन की प्रॉब्लम ही है, जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात है।
तो आपकी कोई भी डाइट मेरे लिए और आपके लिए कैसे सेफ हो जाएगी? इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, मेरी लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं आपको कभी भी कोई न्यूट्रिएंट खाने के लिए दूंगा, या मैं आपको ये भी कहूँगा ये खाया करो। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने बैक्टीरिया को बचाने के लिए प्रोबायोटिक्स लें, जिनको मैं बनाना सिखाता हूँ, आपको भी आपके लोगों को सिखा सकता हूँ, और एक प्रीबायोटिक लें। लोगों को नहीं ये पढ़ाया गया, छठी क्लास में पढ़ा दिया जाना चाहिए कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं और प्रीबायोटिक क्या होते हैं। और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक अगर दोनों चीज़ों को आप लेना शुरू कर दें, मैं 15 दिन में लोगों को कह रहा हूँ यार तुम 2 चीज़ों को कर लो, इनमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप बताइए सर कैसे किया जाता है ये सब? प्रोबायोटिक बेसिकली वो फूड होता है जो हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, यानी कि उनमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना? पहली चीज़ है आप घर में कांजी बनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इस पॉडकास्ट को इस वक्त दे रहा हूँ, सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, लेकिन मैं 2 गिलास कांजी पी कर आया जो मैंने बनाई हुई थी। तो कांजी बनाने में आपका मुश्किल से 50 पैसे लगते होंगे। यानी कि एक बीट रूट डालनी है, नमक डालना है, थोड़ी सी सरसों डालनी है और 3 दिन रखना है। अभी 1 जार पूरा नहीं होता, मैं दूसरा डाल देता हूँ, तो एक साइकिल चलता रहता है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाएंगे, आप इडली में आपके गुड बैक्टीरिया, पर आप गर्मा गर्म खाते हो, समझ में नहीं आता। लोगों की आदत ये होगी कि 10,000 इन खूबसूरत सेल्स को बचाने के लिए जो टेस्ट है, अपनी 60 ट्रिलियन सेल्स को मारने को तैयार है। भैया एक बात बताओ, जब आपकी इडली में फर्मेंटेड है वो फूड, नो डाउट, लेकिन आप उसे इतनी गरम गरम खाते हो तो उसमें बैक्टीरिया कहाँ रहे? इसे 2 घंटे बाद खाओ ना, सर वो स्वाद नहीं लगेगी। भाई स्वाद के लिए जी रहे हो या एनर्जी के लिए जी रहे हो? तो आपकी ढोकला में यह है, कांजी है, और एक चावलों की भी बनती है, लेकिन आप बीट रूट की और ये काली गाजर की कांजी बनाते रहो, रोजाना पीते रहो, सबको पिलाते रहो। ठीक है ना? मेरे गांव से ये फैमिली मेंबर थे, हमने उनको पिलाया, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी स्वाद लग रही है। और अगले दिन उन्होंने कहा यार ये तो गैस भी नहीं बनी, आज तो कैसे बनेगी? लेकिन आपको रेगुलरली पीनी है, क्योंकि पेट में जैसे ही आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो आपके पेट में एसिड की बरसात होती है, वहाँ पर 98% हमारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझ गए मेरी बात? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया तो पार हो जाते हैं। अच्छा, याद रखना, ये जो गुड बैक्टीरिया, इवन जो कैप्सूल भी आप लेते हैं, प्रीबायोटिक कैप्सूल आते हैं, ये भी बेकार हैं, क्योंकि ये आपके पेट तक जाते जाते मर जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग ने बताया कि ये एनिमा से लें तो दैट इज़ फार बेटर। ठीक है ना? तो आप कांजी को डेली पिएं, 1% भी बचकर चले गए आपके पेट से आपकी आंतों तक, तो वहाँ पर जो अपनी वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, हाँ करेक्ट, वो जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो वो जो बैड बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बैड बैक्टीरिया उस टाइम आपके शुगर मांग रहे होंगे, उन्हें शुगर ना दें। सुबह की चाय और जहर, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सुबह की चाय जब आप उठते हैं और आप कहते हैं भाई चाय पी लेते हैं, और उस टाइम आप शुगर भी दे रहे हैं उसको और मिल्क भी दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों किसको फीड कर रहे हैं? आपके बैड बैक्टीरिया को। लेकिन उस टाइम आप गर्म पानी पी के 3 दिन बाद आपकी ये प्रोग्रामिंग टूट जाएगी कि चाय से आपको पेट साफ होता है। चाय से पेट साफ नहीं होता, वो तो ट्रिगर बना हुआ है। और अगर आपको कभी भी क्रेविंग हो रही है शुगर की, तो आप सिर्फ 2 मौसमी खा लें। 2 मौसमी खाते ही, जूस नहीं पीना, मौसमी खाना है फाइबर के साथ। तो जैसे ही खाएंगे तो जो बैड बैक्टीरिया हैं, आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म होगी, पर बैड बैक्टीरिया के लिए वो फाइबर जहर है, गुड बैक्टीरिया के लिए वो अमृत है। और आप सीबो और सीफो को 15 दिन से और 3 महीने के बीच में ठीक करेंगे। ये तो प्रीबायोटिक हो गया। अब दूसरा वर्ड है प्रीबायोटिक, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीबायोटिक का मतलब है कि गुड बैक्टीरिया जो भी हैं हमारे पास, यार उनको खाना तो दो। हाँ करेक्ट, उनको खाना तो दो, वो बचेंगे कैसे? तो प्रीबायोटिक का मतलब होता है वो खाना, वो फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचता और जो आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत में नहीं पचता और बड़ी आंत तक चला जाता है। ये वो फाइबर होता है जो आपके लिए अमृत है। कई बार लोग कह देंगे, आपको आसपास बहुत मिलेंगे, अरे ये मत खाया करो, ये अनार के बीज ना खाओ यार, ये पचते नहीं है। अरे भाई ये पचते नहीं है, इसीलिए बढ़िया है। ये उन बैक्टीरिया को चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका तो वो क्या खाएंगे? एंड दे आर स्टार्विंग टू डेथ। वो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, वो पूरी तरह से विनाश के कगार पर हैं। तो हमेशा जो आप
वाटरमेलन को होते हैं, उसके बीज को इतना चबाइए, थूकिए मत, निकालिए मत, खाइए, उनको खाइए। और जो उनका ऊपर का फाइबर है वही उनको चाहिए। अमरूद के बीज है, उन्हें चबाइए बढ़िया तरीके से, इतना चबाइए, ठीक करिए। इस बगोल है आपका, इसबगोल। लोग कहते हैं इसकी आदत पड़ जाती है, बिल्कुल आदत नहीं पड़ती। खाने से पहले आप करीब 50 मिनट पहले एक गिलास पानी लें, हल्का सा गुनगुना, 2 चम्मच उसमें डालें, जल्दी से मिलाएं और पी जाएं, नहीं तो वो 50 गुना हो जाता है। 1 चम्मच का 50 हो जाता है। वो आपके बैक्टीरिया, वो खाने से पहले आप ट्रेवल कर जाएगा, वो आपकी पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपकी छोटी आंत में भी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बड़ी आंत में जाकर यूज होगा इन बैक्टीरिया के द्वारा, और ये इसमें से ये बी कॉम्प्लेक्स निकालेंगे। और वो नाचेंगे कि मजा आ गया। तो आप इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है, जब बबूल, जिसको हम गांव में कीकर कहते हैं, उसको हम बायोलॉजी में अकेसिया कहते हैं। अकेसिया पाउडर अवेलेबल है, आप खा के तो देखिए, 1 चम्मच पानी में मिलाइए और पी जाइएगा। अकेसिया पाउडर है, बबूल का वो गम होता है और छाल होती है उसकी, और उसका वो पाउडर अवेलेबल है। ये प्रीबायोटिक, आप इनके जितने अभी फ्रूट्स हैं उनके छिलके मत उतारिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको खाना होगा। अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। ये बैड बैक्टीरिया नंबर 1 मरने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए क्या करेंगे, तो अपने आप ही मर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो क्या करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बर्बाद होगी, आपके पास सीरोटोनिन नहीं बन रही, आपका प्यार का केमिकल नहीं बनना, आपका सोचने का केमिकल एंडोर्फिन्स नहीं बनना, जो जिसको आप पेन किलर कहते हैं। आपके अंदर जो पेन किलर, उसका नाम एंडोर्फिन्स होता है, ठीक है ना। आपका ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा तो प्यार खत्म है आपका। सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो आप हर जगह, आपको मूड खराब रहेगा, जगह जगह आपका स्विमिंग होगा, ठीक है, मूड स्विंग होएगा, आप डिफरेंट पर्सनालिटी में रहेंगे। लेकिन दूसरी गलती भी करेंगे आप, जब ये बैक्टीरिया भूखे रहेंगे तो ये आपकी गट लाइनिंग को खाना शुरू कर देते हैं, और आपके अंदर लीकी गट नाम की प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी आंतों में एक लाइनिंग होती है, ये सब लिखा हुआ है इस किताब में। ये आपकी आंतों के अंदर एक लाइनिंग है, उस लाइनिंग को आप यूं समझिए कि वो 1/10 लाख मिलीमीटर मोटी होती है, यानी कि 0 समझ सकते। लेकिन उसमें इंटेलिजेंस होती है, उसे पता होता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो जब खाना आपके पेट से छोटी आंत की तरफ जाता है तो वो उसमें से न्यूट्रिएंट लेती है और ब्लड में भेज देती है, और जो उसमें जहर है, आपके खाने में बैक्टीरिया है, उन्हें कहती है कि ये आगे जाएंगे और वहाँ पर इम्यून सिस्टम आपको उन्हें मार देगा, या फिर लास्ट में आपके बैक्टीरिया मार देंगे स्टूल बनने से पहले। लेकिन अगर आपने गुड बैक्टीरिया को फीड नहीं किया तो ये अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आपको बचाए रखें, ये इस गट लाइनिंग को खा जाते हैं। और आपकी गट लाइनिंग जैसे ही खत्म होगी तो लीकी गट, यानी कि पंचर हो गए हैं। जब पंचर हो गया तो वहाँ कौन रोकेगा कि गुड न्यूट्रिएंट है या पॉइजन जा रहा है, एंड यू बिकम सिक ऑफ ऑल द डिजीज। तो ग्रेट सर, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीज़ समझने को मिली। बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ इस किताब में पढ़ी थी, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारे लोगों ने शायद इस किताब के बारे में ज़्यादा जाना भी नहीं है। हालांकि बेस्ट सेलर किताब है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितना डीपली समझा होगा, क्योंकि इस किताब के अलावा भी जैसे हमने मिल्क के बारे में बात की, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, जो जिसके लिए आपने अलग किताबों का जो रेफरेंस लिया है, आई थिंक इस पूरी चीज़ को समझ के लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल का बदलना, हम क्या खा रहे हैं उन चीज़ों को बदलना, हम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जानते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ देखी दिखाई बातों पे किसी की सिंपल एडवाइस ना फॉलो करके। ऐसा नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, बट ये भी समझना ज़रूरी है कि उसके बारे में और डीपली जानिए, उस चीज़ को एक सही रिसोर्स से अप्रूवल लीजिए, सही इंसान के द्वारा बताई जानी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें, तब जाकर आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप एक ऐसी निरोगी ज़िंदगी जी सकते हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। आपके जैसे आपके चेहरे पर चमक है 65 साल की उम्र में, वैसे सभी की ज़िंदगी वैसी हो सकती है। तो सर एक चीज़ मैं आपसे फाइनली एक सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारे ऑडियंस है, आई एम श्योर बेसिक चीज़ उनको सारी समझ में आ गई है, आप ऐसी क्या उन्हें फाइनल चीज़ बताना चाहेंगे जिसकी वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आज से वो अवॉइड करें और क्या चीज़ आज से अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं? यानी कि ऐसा कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगले 30 दिनों तक
वो क्या चीजें नहीं करें और क्या चीजें करें जिससे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए, फिर हम उनसे दोबारा बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं 30 दिन की जगह मैं उन्हें ये कह सकता हूँ कि 6 महीने में यू विल लुक लाइक 20। चलिए, ये मैं प्रोग्राम भी देता हूँ। ठीक है। मैं प्रोग्राम्स नेम इज लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई दवाई नहीं दूंगा, मैं कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं बताऊंगा, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई दवाई ठीक करूंगा, मैं आपको ठीक करूंगा, कोई बीमारी अपने आप ठीक होगी। लेकिन आप 6 महीने के अंदर यू विल लुक लाइक 20। आपका फटीग, आपका फाइब्रोमाइल्जिया, आपकी एनर्जी, आपको रात को नींद नहीं आती, आपका कभी मूड ख़राब रहता है, आपका लिबिडो यानी कि सेक्स डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना, आपका मन नहीं लगता काम करने को, आप डिप्रेशन में पड़े हैं, आप 6 महीने का टाइम मुझे दे दीजिए। 180 दिन में मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। चलिए, ग्रेट। मैं बताता हूँ। नंबर 1, पहली बात आप अपनी माइंड से ले लेते हैं, ठीक है, फिर गट पे बता देता हूँ। माइंड से आप पेनफुल मेमोरीज को हटाना सीखें। इसकी मैं फ्री वर्कशॉप भी देता हूँ, ठीक है ना, NLP और न्यूरोप्लास्टिसिटी NLP जो मैं देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो इमोशनल आपके पास पॉइजन पड़ा है उसे निकालें। कभी आप रिवेंज पड़ा है, आपके अंदर गिल्ट पड़ी हुई है, अपराध बोध पड़ा है, खेद पड़ा है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, छोड़ दो यार इन बातों को। उस समय क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, वो हटा दो। आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखें। रोज़ एक नया फ्रेम बनाए कि फ्यूचर में आप डांस कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके लिए तालियां बज रही हैं, फ्यूचर में आपको मोदी जी अपने साथ बैठाकर बढ़िया बातें कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके पास धन है, फ्यूचर में होप तो क्रिएट कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप बेकार के ट्रिगर से बाहर आ जाएं कि किसी को देखा तो गुस्सा आ रहा है, रात को कोई अंधेरा आया तो आप डरने लगे, बिना मतलब के ट्रिगर्स, इनको NLP से ठीक कर सकते हैं। ये तो माइंड की बात रही। ठीक है। आप कुछ काम करें और कुछ ना करें माइंड के, अब बॉडी के लिए मेरे कहने से कर लें। ठीक है सर। या तो चीजें होंगी या नहीं होंगी सर, मैं भी 100% करूंगा। नंबर 1, आप इस समय घर पे जाएं और जितना भी आपके घर में रिफाइंड ऑयल रखा है उसे किसी को दान भी मत देना, बाहर फेंक देना खाली करके। ठीक है। जितना भी रिफाइंड वेज ऑयल है उसमें कहीं वेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल है। जब उसे निकाला जाता है तो हेक्सेन मिलाया जाता है। उसकी खुशबू को ठीक करने के लिए उसमें दोबारा डिओड्रेंट मिलाए जाते हैं। और तीसरी बार उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाने के लिए अगर आपने उस नॉन रिफाइंड ऑयल को अगर गर्म कर दिया तो 50 डिग्री पर वो धुआं उठा देगा। सब लोग कहेंगे क्या बना रहे हो, तो उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाने के लिए तीसरी बार उसमें मिलाया जाता है केमिकल। उसमें कहीं कुछ नहीं है, वो आपकी सबसे ज़्यादा गट को बर्बाद कर रहा है। ओके। तो पहला काम आप सिर्फ अपने घर में से रिफाइंड ऑयल हटा दें। और मैं और आप तो गाँव के हैं, गाँव से सरसों का तेल ले आए नॉन रिफाइंड, यानी कि बिल्कुल कच्ची घानी जिसको कहते हैं, अपने सामने निकल के एक दिन अपने लिए खर्च करें और 2 टिन लेकर आ जाएं। बस अच्छे 3 में 6 महीने का आप जल गया। यू विल बिकम द मैजिकली। नंबर 1 पहला काम। ठीक है। दूसरा काम है आप अपने घर में शुगर नहीं खाएंगे। इवन शहद इज नॉट अलाउड। ठीक है। ओके। खांड भी अलाउड नहीं है, बूरा भी अलाउड नहीं है। 3 महीने मेरे साथ कर लीजिएगा। ठीक है। याद रखिएगा, विद इन 5 डेज आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है शुगर की। डू यू नो? 5 दिन के अंदर आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। हर चीज़ आपको ऐसी लगेगी बड़ी मीठा इसमें ये है। याद रखिएगा, 5 दिन के अंदर आपकी बॉडी अपनी शुगर खुद बनाना सीख लेती है किसी भी चीज़ से। जब वो अपने आप बनाना सीख गई तो वो आपको क्रेविंग क्यों देगी? क्योंकि आपने उसको बर्बाद कर रखा है। लो मैं शुगर दूंगा, शुगर दे दी, वो कह रही मैं अपनी क्यों बनाऊं, तू ही देता रहे। सही बात है। तो आप ऐसे एब्यूज ना करें। ठीक है। कोई भी, जब भी आप कोई भी टॉनिक पिएं, जब भी कोई भी आप चिप्स खाएं, आप देखेंगे इसमें किस शुगर कितनी, आप चौंक जाएंगे कितनी शुगर है। जितने भी आप शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक, चौंक जाएंगे। 14 ग्राम 15 ग्राम एक बार में आप शुगर पी रहे हैं। आपकी 5 ग्राम, अगर आपकी बॉडी के अंदर 300 यूनिट डायबिटीज़ की आ रही, शुगर की आ रही है, तो 150 तो आपकी नॉर्मल है। 150 बढ़ी हुई है। पता है 150 यूनिट कितनी ग्राम शुगर से आती है? 5 लीटर ब्लड होता है आपके अंदर, यानी कि 7.5 ग्राम शुगर आपके पास कुल ज़्यादा है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी 150 यूनिट ज़्यादा आ रही है। डॉक्टर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, मैं नहीं कर रहा हूँ ये भाई। 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है ना। तो 5 लीटर में, 5 लीटर ब्लड में टोटल शुगर 7.5 ग्राम है। और आप वो आदमी हैं जो बचपन में 8-8 लड्डू खाए जाया करते अपने गाँव में। अब आप 7.5 ग्राम नहीं, क्योंकि आपने बॉडी खराब कर ली है। आपकी बॉडी जानती नहीं है कि शुगर को क्या पचाना है, क्या करना है। आप इंसुलिन स्पाइक में जी रहे हैं। तो शुगर को कंप्लीटली खत्म कर दें अपनी लाइफ से। ठीक है। यू विल एंजॉय इट। तीसरी दो चीज हो गई अब तक। हाँ, 2 गई। एक है रिफाइंड ऑयल, दूसरा है शुगर, तीसरा है मिल्क प्रोडक्ट। अगले 180 दिन के लिए आप मेरे कहने से मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दें। ठीक है। अगर आप किसान भी हैं, अगर आप जवान हैं, अगर आप एथलीट हैं, आप मिल्क और मिल्क से कोई प्रोडक्ट ना लें, करके देख लें। ठीक है। याद रखिएगा, इसकी क्रेविंग ही सबसे बड़ा दुश्मन ये। और आपके पास ऐसी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, लोग डर जाएंगे।
उनका बड़ा रीज़न सिर्फ यही कारण है कि आपके ब्लड में जो दूध का प्रोटीन घूम रहा है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी या तो ओवर रिएक्ट कर रही है या वो सप्रेस हो चुकी है। ठीक है ना, आप दूध ना लें। चौथी चीज़ बता रहा हूँ, आप वाइट सोल्ट ना लें। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं, पिंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक सोल्ट आता है उसका नाम है सी सोल्ट, समुद्री नमक। हमारे गांव में आया करता था मोटा नमक, जिसको पीस कर हम बोरी आया करती थी पूरी की, 1 रुपए की आया करती थी। मैंने उस समय देखा है 1970 में मैं अपने फादर के पास जाता था और हमारे पास एक बोरी नमक आया करता था 1 रुपये का। वो नमक समुद्री नमक है, उसमें इतने ट्रेसेस होते हैं कि आपको मैजिकल है। एक किताब है, हाउ द ओनली आंसर टू कैंसर, द ओनली आंसर टू कैंसर, डॉक्टर कोल्डवेल की है, एंड ही इज ए एमडी डॉक्टर। उसने कहा कि आप कुछ भी ना करें, 3 लीटर पानी में, ये नहीं कि रोजाना ही पीना है, हफ्ते में 2 दिन कर लीजिएगा कि 3 लीटर पानी लीजिएगा, उसमें आधा चम्मच सी सोल्ट डालिएगा, समुद्री नमक, पिंक नहीं, सेंधा नहीं, ठीक है, सी सोल्ट। हाँ, और उसे पूरे दिन पी लीजिएगा। 3 लीटर पी लोगे, आपकी एक सेल को वो ऑक्सीजन देगा। कैंसर का पहली प्रॉब्लम यह है कि जहां पर कैंसर है वहां पर आपकी ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है, और जो आप पानी पी रहे हैं वो आपको डुबो रहा है, हाइड्रेट नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, जो लोग आप ये कहते हैं खूब पानी पियो, सवाल ये नहीं है वो डुबो रहा है, हाइड्रेट नहीं कर रहा है। नहीं, क्या मतलब? सवाल यह है कि यू आर जस्ट सिंकिंग योर बॉडी इनटू द वाटर, और आप अपना लीवर, आप अपनी किडनी को परेशान कर रहे हैं ज्यादा पानी पीकर। आप धीरे धीरे पीजिए। वो पानी का काम क्या था, एक सेल पर को हाइड्रेट करना। हाँ। और हाइड्रेट करने के अलावा वहां पर पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हाँ। और वो वहां नहीं पहुंच रही है, वो तो आपके ब्लड में गई और उसमें से निकल गया, किडनी से। किडनी को आपने ओवर वर्क करवा दिया और बिना मतलब। याद रखिएगा, जब भी आप पानी पिए, कभी कभी, ये नहीं कि आप रोज पीना है। और अगर आपको बीपी है तो डॉक्टर से पूछ लें या कम लें। सी सोल्ट में इतने ट्रेसेस हैं, कभी आप देखिएगा इसके ऊपर दग, लेकिन इसको आपके मार्केट से हटा लिया गया है, बिकॉज यहाँ से लोग फ्री में ठीक हो जाते हैं। तो आप सी सोल्ट का यूज करें। ठीक, ओके, ठीक है ना। मिल्क प्रोडक्ट छोड़िए, शुगर छोड़िए, और उसके बाद आता है आपका मैदा। मैं आपको बताऊं, अगली सीक्रेट बता दूं। सीक्रेट ये है कि मैंने 8 महीने से गेहूं भी नहीं खाया है। गेहूं नहीं खाया? नहीं। और अगर मेरा अभी लंच का टाइम देखोगे आप, तो उसमें एक रोटी मिलेगी मोटी वाली, जिसको हम गांव की रोटी कहते हैं, बिल्कुल वही मिलेगी, और वो कंप्लीट चने की है, बेसन की नहीं। ओके, वो चना जिसके ऊपर छिलका भी है। अच्छा, यानी कि वो फाइबर मेरे बैक्टीरिया के लिए काम आएगा, और चने में मुझे प्रोटीन मिल जाएगी। तो ये आपने घर में इसको पिसवाते हैं? जी, बिल्कुल। मैं ट्रेनिंग के अलावा, अगर मैंने इतना बिजी हो गया कि मैं अपने सामने खड़े होकर 15 मिनट में 4 किलो 6 किलो अगर चना भी नहीं पिसवाने का टाइम है, तो फिर व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ? मैं क्यों देखूं बेकार की चीज़ों? तो चना खाइए, मिलेट्स खाइए, जवार खाइए, रागी खाइए, ठीक है ना। और मैंने तो वो भी बंद कर दिया, मैं तो सिर्फ चना ही खा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रोटीन भी बढ़िया मुझे मिल जाती है। ठीक है ना। ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और उसके बाद एक काम करिएगा, 50 पैसे रोजाना का और खर्चा है आपका, कांजी दबाकर पीजिएगा। अभी कांजी बनाना सीख लीजिएगा, कई चैनल हैं वहाँ पर, ठीक है ना। एक सरदार जी हैं, और उनकी शायद फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी कांजी बनाना सिखाते हैं। बीट रूट एक 50 पैसे की, 2 रुपए की आ जाएगी, उसे डालिए पानी में, जार को बंद करिए, ठीक है ना, हल्का ढीला छोड़ते हुए, ताकि हवा बाहर निकलेगी, और तीसरे दिन कांजी तैयार है आपकी। पूरे परिवार को पिलाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। माइंड से ठीक हो गए, कैसे हो गए। और तीसरी चीज़ है कि बस अब आपको सांस लेने का तरीका सीखना है, कि आपको अपान प्राण करना आना चाहिए, कि आप सिर्फ अपनी सांस को कुछ देर के लिए देखें, करीब 20 मिनट के लिए। सांस जा रहे कहाँ रही है, आ कहाँ रही है, उससे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनर अर्थक्वेक है, वो शांत होकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वसनेस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आप शांत हो जाएंगे। शांत होते ही आपकी जो ग्लैंड्स ओवरबर्न्ट हो रही हैं, जिसको हम एड्रेनल फटीग कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। आप विद इन 3 मंथ्स में, मैं कह रहा हूँ, आप 2 महीने के बाद ये कहेंगे कि राम सर से मिलना है, और आप दौड़ते हुए आएंगे कि चलो 10 किलोमीटर ही तो है, दौड़ते हुए चलते हैं यार, क्या करना, ओला करके देख लीजिएगा। मैं 8 किलोमीटर पैदल चल जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाओ, अमेजिंग सर। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने मतलब पॉडकास्ट हम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं सर, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा
हेल्थ पर इतनी डीप बात मैंने बहुत दिनों बाद की है, और आई एम श्योर अबाउट इट कि ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा, और आई एम श्योर अबाउट इट हर किसी के लिए इसमें से जो सर ने बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, रिफाइंड ऑयल को हटाना, शुगर को हटाना, मैदा को हटाना, ये कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत आसान है उन्हें इम्प्लीमेंट करना, बट शायद हमें सही गाइडेंस नहीं मिली या फिर हमें कहीं से पता चला बट कारण पता नहीं चला कि क्यों करना है, इस वजह से हमने उसको कभी किया नहीं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें करके, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सर का जो कंटेंट है उसको आप ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉडकास्ट के एंड में ही बोलता हूँ कि कई बार ना जो हम बात कर रहे हैं 1-1.5 घंटे में सर, वो उसमें ना पूरी बात नहीं हो पाती, ये एक लिमिटेड बात है जो सवाल निकल कर आए, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के अलग सवाल होंगे, वो अलग कुछ पूछना चाहेंगे, तो और उसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि लोग आपको डायरेक्टली फॉलो करें, आपके सोशल मीडिया को फॉलो करें, आपके शायद इस वीडियो के कमेंट में भी आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। यस। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल रहेगा तो सर आपको वो क्या कहते हैं उनको रिप्लाई भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ कि अगर हमें कुछ सवालों के जवाब मिल गए आज ही, हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सर, है ना। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, अगर आप इस 180 डेज प्लान को साथ में करना चाहते हैं, मैं करने वाला हूँ, इट इज़ माई प्रॉमिस सर, मैं डेफिनेटली अगले 180 दिन ये करने वाला हूँ आपके साथ। और अगर आप इसको अगले 180 दिन करने वाले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अगले 180 दिन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसे बदलाव महसूस होते हैं कि यार लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो हम सर की हर वीडियो पे जाकर कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करेंगे, जो भी लिंक होगा मैं सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, हर जगह जाके सर को बताएंगे कि सर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म हुई है, और सर के साथ जल्द से जल्द हम पार्ट 2 इसका वापस से करने की कोशिश करेंगे सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, हमेशा की तरह बहुत मजा आया, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।